नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अंबिका कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वाली क्लास के अंदर हमने 20 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, आज फिर एक बार आपके बीच में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को, सभी क्षेत्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और श्री गणेश करते हैं आज अपने नई क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आप लोगों के दिया गया है और उस प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों से पूछा गया है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो वार्षिक वृद्धि दर की जब अपने बात करते हैं तो वार्षिक वृद्धि दर का मतलब होता है सालाना, यानी एक वर्ष विशेष के अंतर्गत हमारी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर की अगर अपने बात करते हैं तो आप लोगों को ऑप्शन याद रखना है डी, 1.64% भारत की वार्षिक वृद्धि दर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक नगर का उदाहरण है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वाणिज्यिक नगर वे नगर हैं जो व्यापारिक दृष्टि से एक विशेष महत्व रखते हैं या जिनका उद्भव व्यापार की दृष्टि से एक विशेष स्थान रखता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके इसमें कोलकाता, अलीगढ़, भोपाल और मोदी नगर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों के जो कोलकाता है वो आपके वाणिज्यिक नगर है, वहीं अलीगढ़ की मैं बात करूं तो अलीगढ़ आप लोगों के एक शैक्षिक नगर है और इसी के साथ भोपाल की अगर अपने बात करें तो ये आप लोगों के एक प्रशासनिक नगर है। वहीं मोदी नगर की मैं बात करूं तो एक औद्योगिक नगर है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न अपने से पूछता है विश्व में सघनतम बसा हुआ देश है। तो विश्व में सघनतम बसे हुए देश की अगर अपने बात करें तो विश्व के अंतर्गत सबसे सघनतम बसा हुआ जो देश है वो आप लोगों के कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो विश्व का सबसे सघनतम बसा हुआ देश है। अगर यही प्रश्न आपके एशिया के संदर्भ में पूछा जाए तब आपको याद रखना है कि एशिया के अंतर्गत कौन सा है, सिंगापुर। एशिया में कौन सा है, सिंगापुर। एशिया के अंतर्गत जो सबसे सघनतम बसा हुआ देश है वो सिंगापुर है। जबकि यहाँ पे विश्व की बात की गई है तो विश्व में आपको लोगों को याद रखना है कि बांग्लादेश जो है वो सब विश्व के अंदर सबसे सघनतम बसा हुआ देश है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है, मध्यकालीन नगर में सम्मिलित नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जैसा कि पिछले पीडीएफ के अंदर या पिछली क्लास में हमने देखा था कि अपने प्राचीन नगर के बारे में पूछा गया था, इस बार अपने मध्यकालीन नगर के बारे में पूछा गया। तो मध्यकालीन नगरों का जो उद्भव है वो लगभग 100 वर्षों के आसपास माना जाता है और ये नगर जो है वो पुराने राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े या जो भवन हुआ करते थे उन खंडरों पर इनका निर्माण हुआ है। तो अपने ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर आगरा, जयपुर, सहारनपुर, हैदराबाद। तो आगरा, जयपुर और हैदराबाद ये तीनों आप लोगों के मध्यकालीन नगर में शामिल है। अब हमसे पूछा गया नहीं है, तो नहीं है हमें अपने को याद रखना है सहारनपुर जो है वो आपके मध्यकालीन नगर में शामिल है, नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से क्या पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, अश्रमिक कितने दिन कार्य करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के श्रमिकों के आधार पर जो कार्य विशेषता के आधार पर जो दिनों का जो विभाजन इसमें किया गया है, तो आप लोगों से पूछा गया है एक अश्रमिक। तो अश्रमिक की अगर अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है कि अश्रमिक एक वर्ष विशेष के अंतर्गत एक दिन भी कार्य नहीं करता, यानी 365 दिन में जो व्यक्ति एक दिन भी कार्य नहीं करता उसे अपने अश्रमिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया, हरित क्रांति किस दशक में आरंभ हुई। तो हरित क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1960 के दशक के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी और यह भारत के खाद्यान्नों के अंतर्गत आत्मनिर्भरता में इसने एक विशेष योगदान दिया था। तो 1960 का दशक जो है वो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, भारत का विश्व में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन है, यानी भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन करता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत विश्व का जो है वो आप लोगों के 60% जूट का उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत है, 60%। इससे पहले
भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस स्वतंत्रता के साथ ही भारत का अधिकांश जो विशेष रूप से जूट उत्पादक जो क्षेत्र था वो उस समय के आप लोगों के पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। और वर्तमान के अंतर्गत भारत जो है वो विश्व का आप लोगों के 60% जूट का उत्पादन करता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक किया जाता है? तो आप लोगों ने सुना होगा, राजकोट का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान के संदर्भ में भी कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो अपने लूणकरंश जो है वो राजस्थान का राजकोट कहलाता है। तो भारत के अंतर्गत अपने सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो गुजरात सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, चाय का उत्पादन किस राज्य में नहीं किया जाता? तो चाय उत्पादन की जब अपने बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन है वो तो करता है असम। 53.3% अपने शस्य क्षेत्र का, 53.3% अपने शस्य क्षेत्र पर चाय की खेती की जाती है असम के अंदर। यहां पर पूछा गया अपने को नहीं किया जाता, तो नहीं किया जाता के अंतर्गत अपने बात करें तो आप लोगों को याद रखना है महाराष्ट्र जो है वो चाय का उत्पादन नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पूछा गया। तो कॉफी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है 8वां स्थान। अगर आपसे पूछा जाता है पहले स्थान पे कौन है, तब आपको याद रखना है ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, नेक्स्ट प्रश्न अपने से पूछता है कि जायद की फसल का उदाहरण है। तो जायद की फसलों की अगर अपने बात करें तो आप लोगों ने फसल ऋतुओं के बारे में पढ़ा होगा, और उन फसल ऋतुओं के अंतर्गत एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऋतु विशेष के अंतर्गत आपने रबी, खरीफ, जायद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो रबी, खरीफ और जायद की जब अपने बात करते हैं, रबी जो फसल है वो शीतकालीन फसल है आप लोगों के, जबकि जायद की अगर अपने बात करते हैं तो ये ग्रीष्मकालीन फसल है। और यहां पर बात हो रही है अपने रबी आप लोगों के शीतकालीन फसल है, और जायद की अपने बात करते हैं तो खरीफ और रबी के बीच का जो समय होता है वो आप लोगों के जायद की फसल के अंतर्गत आता है। चना आप लोगों से पूछा जाता है तो ये आप लोगों के रबी की फसल है। चावल की अगर अपने बात करें ये आपके खरीफ की फसल है। वही बात की जाती है कपास, ये भी आपके खरीफ की फसल है। फल की अगर अपने बात करते हैं, फल, साग, सब्जियों की, तो वो आप लोगों के जायद की फसल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, खनन नगर का उदाहरण नहीं है। तो खनन नगर वे नगर होते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जहां से खनिजों की प्राप्ति होती है, किसी विशेष पदार्थ को खोद कर निकाला जाता है। इसमें ऑप्शन में दिया गया आप लोगों के, इसमें आपके ऑप्शन में दिया गया है बबीना, झरिया, अंकलेश्वर, रानीगंज। तो मैं बात करूं झरिया, अंकलेश्वर और रानीगंज, ये तीनों आपके खनन नगर में शामिल है। जबकि बबीना जो है वो आप लोगों के एक छावनी नगर है। कौन सा नगर है? छावनी नगर, या जिसे गैरिसन नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा होगा? बबीना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तोरिया व सरसों बोया जाता है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं, तोरिया और सरसों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फसलों को शामिल किया जाता है। तो तिलहन है तो तेल जिनसे निकाला जाता है, जिस प्रकार राई है, ये सभी जो फसलें इसमें शामिल की जाती है। तो भारत जो है वो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत 2.5% पर आप लोगों के तोरिया व सरसों को बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, किस फसल की 3000 से अधिक किस्म है? अगर आपसे पूछा जाता है कि किस फसल की सर्वाधिक 3000 जो किस्में हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि चावल जो है वो लगभग आप लोगों के इसकी जो कितनी किस्में पाई जाती हैं, लगभग आप लोगों के 3000 किस्मों की चर्चा इसमें की जाती है। तो चावल है जो है उसकी लगभग आप लोगों की कितने किस्में हैं? 3000। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चावल। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया आप लोगों के, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चाय का उत्पादन करता है? तो भारत विश्व के अंतर्गत चाय के उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो 21.22%, यानी ऑप्शन नंबर अपना सही कौन सा होगा? सी,
21.22% चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, गुच्छित बस्ती का अन्य नाम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गुच्छित बस्तियां वे बस्तियां होती है जो किसी क्षेत्रीय स्थान विशेष पर केंद्रित होने के कारण बनती है। तो यहां पर अपना ऑप्शन सही हो जाएगा आ केंद्रित, यानी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द जो बस्तियां निर्मित होंगी उसे अपने किस नाम से जानेंगे, गुच्छित बस्तियों के नाम से। नगला है, नगला की अगर अपने बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामीण बस्तियों के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में। तो जो पल्लीकृत जो बस्ती है उसको स्थानीय स्तर पर अपने किस नाम से जानते हैं, नगला ढाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपने से क्या पूछता है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो नगरीय जनसंख्या के अनुपात की अगर अपने बात करें तो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक जो आप लोगों के नगरीय अनुपात जो है वो किस राज्य का है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों के जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन की अपने चर्चा करें तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया आप लोगों को तमिलनाडु, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में केरल और उसके बाद में गुजरात। तो आप लोगों को याद रखना है जो तमिलनाडु जो है वो आप लोगों के सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय अनुपात रखता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आप लोगों के, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई। तो यहां से विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां पर अपने से पूछा गया कि प्रथम या सर्वप्रथम, संपूर्ण नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा है, संपूर्ण। अगर संपूर्ण पूछता तो ऑप्शन अपना अलग होता। यहां पे सर्वप्रथम की जब बात की गई है तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, 1872। अगर संपूर्ण पूछा जाता तो आपको याद रखना था 1881। तो सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी और ये पूर्ण जनगणना नहीं थी, सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1872। अगर संपूर्ण की बात आती तो अपने को 1881 याद रखना था। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, निम्न में से किस समय अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी गिरावट वाली रही। तो हमने प्रावस्थाओं की चर्चा की, प्रावस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो प्रावस्था जो आप लोगों के कै प्रावस्था है उसमें आपने पढ़ा था 1901 से लेकर 21 के बारे में, और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें अपनी जो जनसंख्या जो वृद्धि थी स्थिर थी और ऋणात्मक थी, यानी बढ़ने की वृद्धि स्थिर थी और एक समय विशेष के उसमें गिरावट भी हमें देखने को मिली। तो यहां पर ऋणात्मक अपने से पूछा गया है तो इसमें अपने को ऑप्शन नंबर डी जो इसके अंतर्गत दिया है वो आप लोगों को याद रखना है। डी ऑप्शन के अंतर्गत आप लोगों को दिया गया है 1911 से लेकर 1921। तो डी ऑप्शन इसके अंदर अपने को याद रखना है 1911 से लेकर 1921। आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर आप लोगों के मैं बताना चाहूंगा कि पीछे की क्लास में हमने 20 प्रश्नों की चर्चा की थी, आज उससे आगे हमने 20 प्रश्नों की चर्चा की है और एक बार फिर आप लोगों के बीच में इसी प्रकार मैं एक अलग कक्षा के अंदर 20 प्रश्नों को लेकर आपके बीच में रहूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।